मैं राज बहादुर यादव रिजल्ट मित्रा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आपको जो क्लास मिल रही है वो कैसी लग रही है, आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हो मेरे दोस्त। तो कम से कम आप लोग टीचर के उत्साहवर्धन के लिए फीडबैक जरूर दे दिया करें, ठीक है मेरे दोस्त। इतना तो कम से कम आप लोग कर ही दिया करें। बाकी हम लोगों का काम है आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करना, और हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाए। उसमें सुनील सर का विशेष योगदान है। उन्होंने हम जैसे शिक्षकों को आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का मौका दिया है। तो मेरे दोस्त, जो मिल रहा उसको छोड़िए नहीं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव होके आप लोग पढ़ लिया करें, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। यही शेयर ही हमारी पूंजी होती है मेरे दोस्त। जितना आप शेयर करोगे सेशन में उतना ही मजा आएगा। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, पहले पॉइंट पे आप लोगों ने देखा होगा अक्षर पढ़ा था आपने। अक्षर के भेद की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी भाई? अक्षर के भेद की बात हुई थी। तो अक्षर के भेद से हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में यही हेडिंग पड़ी हुई थी, अक्षर के भेद। तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्षर के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त? अक्षर के आपके दो भेद होते हैं। अक्षर के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे अक्षर के दो भेद होते हैं। बहुत सारे मेरे मित्रों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को पता होगा अक्षर के दो भेद कौन से हैं। जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा होगा, जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा होगा उन्हें ये चीज पता होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 से शुरू करिए, और हर लेक्चर को आप कंटिन्यू रखिए भाई, छोड़िए नहीं। हर एक का दूसरे से रिलेशन है। तो चलिए यहां देख लेते हैं भैया। ये आपका लिखा गया है बद्धाक्षर। अक्षर के दो भेदों में पहला भेद कौन सा है तो आप बताएंगे पहला भेद बद्धाक्षर है। और दूसरा भेद कौन सा है मेरे बच्चे? तो आप बताएंगे दूसरा भेद हमारा मुक्ताक्षर है। कौन सा भेद है मेरे बच्चों? मुक्ताक्षर है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, अगर इस बद्धाक्षर शब्द को तोड़ दिया जाए, किसको तोड़ दिया जाए? बद्धाक्षर शब्द को अगर दो भागों में तोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? एक शब्द आपको बद्ध मिल जाएगा, और दूसरा क्या मिलेगा तो आप बताएंगे अक्षर मिलेगा। अब यहां बद्ध से आशय क्या है? अब यहां आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बद्ध का है। तो भैया बद्ध क्या है तो याद रखिएगा, बद्ध से आशय है बंधा हुआ। क्या है? बंधा हुआ। अब बंधा हुआ एक कौन सा भाग वर्ण होगा भाई? तो बंधे हुए वर्ण कौन से होते हैं? इन्हें हम और क्या कहते हैं? बंधे हुए वर्ण को हम और क्या कहते हैं? इन्हें हम परतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परतंत्र कहते हैं। इन्हें हम और क्या कहते हैं? अधीन भी कहते हैं। इन्हें हम और क्या कहते हैं तो आप बताएंगे इसे हम गुलाम भी कहते हैं। अब कौन से वर्ण होंगे आपके मन में जिज्ञासा होगी, थोड़ी देर शांत रखिएगा। शांत सारी जिज्ञासाओं को करूंगा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। अगला शब्द यहाँ क्या है? मुक्ताक्षर है। अगर इस मुक्ताक्षर को दो भाग में तोड़ दे मेरे दोस्त तो आपको क्या मिल जाएगा? एक तो मुक्त मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा? अक्षर मिल जाएगा। भैया मुक्त है मतलब खुला हुआ है। क्या है? खुला हुआ है, जिसे आप कहते हो स्वतंत्र। क्या कहते हो भाई? ये स्वतंत्र है। अब हमें एक चीज ये बताओ, वर्ण की अगर बात करते हैं तो वर्णों में स्वतंत्र वर्ण कौन से होते हैं और परतंत्र वर्ण कौन से होते हैं? स्वतंत्र वर्ण कौन से होते हैं मेरे बच्चे और परतंत्र वर्ण कौन से होते हैं? तो आप बताएंगे स्वतंत्र वर्ण तो स्वर होते हैं सर। क्या होते हैं भाई? स्वतंत्र वर्ण आपके कौन से होते हैं तो आप बताएंगे स्वर होते हैं। और परतंत्र वर्ण कौन से होते हैं तो आप बताएंगे व्यंजन होते हैं।
व्यंजन किसके अधीन होते हैं भाई, किसके सहायता से बोले जाते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब यहां ध्यान से देख लो भैया, आपको लास्ट पॉइंट पे कंक्लूजन के तौर पे क्या मिला है, व्यंजन मिला है, और यहां पे क्या मिला है, स्वर मिला है। आइए बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर की परिभाषा को देख लेते हैं। किसकी परिभाषा को देखेंगे हम लोग भाई, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर की परिभाषा को देख लेते हैं। अगर बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर की परिभाषा की हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो सबसे पहली हेडिंग आप बनाएंगे बद्धाक्षर। क्या बनाएंगे, बद्धाक्षर। जो ध्वनि स्वरों की सहायता से, जो ध्वनि स्वरों की सहायता से नहीं बोली जाती, नहीं बोली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे, व्यंजन कहते हैं। तो आप बद्धाक्षर की परिभाषा के रूप में क्या करेंगे, जिसकी अंतिम ध्वनि, व्यंजन हो, जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, उसे बद्धाक्षर कहते हैं। उसे बद्धाक्षर कहते हैं। जिसकी अंतिम ध्वनि क्या मिले मेरे दोस्त, व्यंजन मिले, उसी को हम क्या कहते हैं, बद्धाक्षर कहते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि स्वरों की सहायता से नहीं बोली जाती उसको हम क्या कहते हैं भाई, व्यंजन कहते हैं। जिसकी अंतिम ध्वनि हमें क्या मिल जाए, व्यंजन मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बद्धाक्षर कहते हैं। अगर हम जैसे की बात करते हैं, यहाँ पे जैसे की बात करते हैं, तो जरा ध्यान से देखो भाई, हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पे दोस्त, परिषद। क्या लिखा है, परिषद लिखा है। अगर इस शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए मेरे भाई, वर्ण विच्छेद कर दिया जाए, इन्हें अस्वर व्यंजन इसके अलग कर दिए जाएं, तो आइए देखते हैं। प में हलंत लगाएंगे तो आपको आ मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, रा है, रा में हलंत लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। इसके बाद क्या है भाई, सा है, सा में हलंत लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, आ मिलेगा। इसके बाद क्या है, तो भैया द लिखा है, द में पहले से हलंत लगा है, तो इसकी अंतिम ध्वनि क्या मिली, तो आप बताएंगे द में हलंत लगा है, तो कैसी ध्वनि है आपकी, व्यंजन ध्वनि है। कैसी ध्वनि है भाई, व्यंजन ध्वनि है। जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे क्या कहोगे, बद्धाक्षर कहोगे। तो इस परिषद शब्द में ये जो द ध्वनि मिल रही है, ये किसका उदाहरण कहलाएगी, तो आप बताएंगे ये हमारे बद्धाक्षर का उदाहरण है। एक उदाहरण और देखते हैं यहाँ पे भाई, ये देखो आपके बोर्ड पे हमने लिख दिया है जगत। अगर इस जगत शब्द को तोड़ देते हैं, किसको तोड़ देते हैं, जगत शब्द को तोड़ देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ज मिलेगा। ज में कौन सा स्वर मिलेगा, आ मिलेगा। फिर क्या है, ग है, ग में कौन सा स्वर है, आ है। फिर क्या है, ता में हलंत लगा हुआ है। अब मेरे दोस्त आपको ये बताना है, यहाँ देखो भैया, यहाँ भी हलंत लगा वाला वर्ण मिल गया। क्या मिल गया, हलंत लगा वाला वर्ण मिल गया है आपको। ते भी किसका उदाहरण होगा, ये भी आपके किसका उदाहरण होगा, तो आप बताएंगे ये भी बद्धाक्षर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, बद्धाक्षर का उदाहरण है। यहाँ देखो बोर्ड पे हमने एक शब्द लिखा है दिक, इसको बताओ जल्दी से किसका उदाहरण है, तेजी से कमेंट करके बताएंगे हमारे बच्चे किसका उदाहरण है। अगला शब्द हमने लिखा है अर्थात। क्या लिखा है मेरे दोस्त, अर्थात लिखा है। अब ये भी आपको बताना है किसका उदाहरण है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये किसके उदाहरण हैं।
अगर आपको समझ में आई है चीजें तो आप अच्छे से बता दोगे कि भैया ये किसका उदाहरण है। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अगली हेडिंग बनाएंगे आप मुक्ताक्षर। मुक्त वर्ण कौन से होते हैं तो आपको पता है, स्वर होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? मुक्त वर्ण कौन से होते हैं तो आप बताएंगे मुक्त वर्ण हमारे स्वर होते हैं। तो आप यहां परिभाषा में लिख लो भैया, जिसकी अंतिम ध्वनि, जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो, जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं, उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। अंतिम ध्वनि क्या मिल जाए आपको मेरे बच्चे? स्वर मिल जाए, उसे क्या कहोगे आप? मुक्ताक्षर कहोगे। हम अगर जैसे की बात करें, यहां जैसे आपके बोर्ड पे लिखा गया है राम, आपके बोर्ड पे लिखा गया है जो, आपके बोर्ड पे लिखा गया है सो, आपके बोर्ड पे लिखा गया है गा, आपके बोर्ड पे लिखा गया है खा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इन शब्दों को आप तोड़ोगे, क्या करोगे? शब्दों को अगर हम तोड़ेंगे, राम को तोड़ेंगे तो र हलंत दीर्घ आ मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा? मा हलंत आपको आ मिलेगा। जो को तोड़ोगे भैया तो आपको क्या मिलेगा? जा हलंत ओ मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? जा हलंत ओ मिलेगा। शो को तोड़ोगे तो सा हलंत क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। और गा को तोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे गा हलंत दीर्घ आ मिलेगा। खा को तोड़ोगे तब मेरे दोस्त क्या मिलेगा? खा हलंत दीर्घ आ मिलेगा। तो अब यहां देख लो भाई, अंतिम ध्वनि शब्द में आपको क्या मिली? यहां आ मिला है तो ये स्वर है, यहाँ ओ मिला है तो ये भी स्वर है, यहाँ भी ओ मिला है तो ये भी स्वर है, यहाँ भी आ मिला है और यहाँ भी आ मिला है। तो जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे हम क्या कहते हैं? तो मुक्ताक्षर कहते हैं। हम उम्मीद करेंगे मेरे दोस्तों आपको ये अक्षर भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे भाई मेरे बंधु। अगर समझ में चीजें आ रही हैं आपकी, बेहतर ढंग से आप नोट्स बनाते चलो, एक एक पॉइंट लिखाता चल रहा हूं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती जाती है। पीडीएफ मिल जाती है, आप पीडीएफ से देख के या क्लास को देख के क्लास के साथ बनाओगे, ज्यादा बेहतर स्थिति में रहोगे। क्लास के साथ बनाएंगे आप नोट्स तो आपका ज्यादा अच्छा होगा। और आप देख के काम चलाने वाला काम मत करिए। बार बार वीडियो पलटने से अच्छा होगा, बार बार वीडियो देखने से अच्छा होगा। देखने को तो आपको रहेगा ही रहेगा, यूट्यूब पे क्लास है मेरे बच्चे, फ्री की क्लास है तो आपको यूट्यूब पे मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप नोट्स बनाए रहोगे तो कम समय में आप रिवीजन कर सकते हो एग्जाम के टाइम, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये तो आपको हमने बता दिया दो चीजें, एक ध्वनि बताया, ध्वनि तो आपको तीन रीतियां होती हैं, संयुक्त ध्वनि, संप्रयुक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। दूसरा आपको हमने बताया अक्षर, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक को हम बद्धाक्षर कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। बद्धाक्षर में हमने आपको बताया जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे हम बद्धाक्षर कहते हैं, और जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है उसे हम क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ मेरे दोस्त। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट जो होगा आपका यहां पे वर्ण। क्या होगा भैया? तीसरा जो पॉइंट हम लोगों का है वो क्या है? वर्ण है। अब यहां वर्ण से संबंधित कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो आपसे पूछ सकता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा वर्णों की संख्या पूछ सकता है, वर्णों की संख्या कितनी होती है। तीसरा जो प्रश्न बनेगा यहां पे, हो सकता है आपसे पूछ ले वर्ण की 5 पर्यायवाची बता दो। किसकी किसकी बात की गई है भाई? यहां एक तो वर्णों की संख्या की बात की गई, दूसरे वर्णों के प्रकार की बात की गई है, तीसरा वर्ण के पर्यायवाची की बात की गई है। तो तीनों प्रश्नों का आंसर आपको ही बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है?
तो हम उम्मीद करें अंग्रेजी में तो हमारे हर बच्चे बता देंगे। अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं मेरे दोस्त? तो आप बताएंगे 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। अगर 26 में 2 का गुणा हम कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है? 52 मिल जाएगा। अमित सर ने गुणा भाग तो आपको सिखा ही दिया होगा भाई। तो यहाँ 26 में 2 का गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा? 52 मिल जाएगा। तो हिंदी में वर्णों की संख्या जो है भैया वो कितनी है? तो आप बताएंगे हिंदी में वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं? वर्णों की संख्या 52 होती है। अब हम पर्यायवाची की बात करते हैं। अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो हिंदी में पर्यायवाची, वर्ण शब्द के पर्यायवाची में पहला पर्यायवाची आप लिख सकते हैं अक्षर। क्या लिख सकते हैं भाई? अक्षर। दूसरी पर्यायवाची में आप इसे ध्वनि भी लिख सकते हैं। तीसरी पर्यायवाची इसकी रंग लिख लीजिए। चौथा जात लिख लीजिए और पांचवा प्रकार लिख लीजिए। मेरे दोस्त हमने आपको यहाँ 5 पर्यायवाची दे दिया है, जबकि आपके मेंस के भी एग्जाम में केवल 3 ही पर्यायवाची पूछी जाती है। कोई शब्द दिया जाता है उसकी 3 पर्यायवाची शब्द लिख ली। अगर वर्ण शब्द की ही पर्यायवाची दे देगा तो आप अब यहाँ बता सकते हो अक्षर होती है, ध्वनि होती है, रंग होती है, जात होती है और प्रकार होते हैं। ये 5 पर्यायवाची आपको मिल गए। अब यहाँ दूसरा प्रश्न आता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर हम जरूर जानना चाहेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा मेरे बच्चे, वो आंसर होगा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी बहन? वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्वर कहते हैं। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया? व्यंजन कहते हैं। एक आपका स्वर है, दूसरा क्या है? व्यंजन है। अब यहां पे 2 प्रश्न आते हैं। क्या स्वर को किसी और नाम से जाना जाता है? क्या स्वर को और किसी नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। क्या स्वर को किसी और नाम से जाना जाता है? आपका आंसर तेजी से आना चाहिए मेरे दोस्त। इस स्वर को क्या किसी और नाम से जाना जाता है? तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत तेजी से आना चाहिए। अभी तक किसी मेरे दोस्त का आंसर नहीं आया है। कोई बात नहीं, चलो भाई। स्वर के अगर दूसरे नाम की हम बात करते हैं तो स्वर का जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। और अगर हम व्यंजन के दूसरे नाम की बात करते हैं तो व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा व्यंजन का दूसरा नाम हल है। क्या है मेरे बच्चे? हल है। स्वर का दूसरा नाम अच और व्यंजन का दूसरा नाम आपको क्या मिला? हल मिला। अब इसे अच क्यों कहते हैं और व्यंजन को हल क्यों कहते हैं? प्रश्न आपके दिमाग में कौंध रहा होगा। सर ने अभी तक तो हमने केवल स्वर पढ़ा था और इधर आपने व्यंजन ही पढ़ा था। अब मेरे दोस्त यहां ध्यान दीजिएगा, स्वर को अच क्यों कहते हैं? तो अच एक संस्कृत का प्रत्याहार होता है। उस अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, इसलिए स्वर को किस नाम से जाना गया? अच के नाम से जाना गया। और हल एक प्रत्याहार है। प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 होती है। तो यहां जो हल प्रत्याहार है, इस हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन को और किस नाम से हम जानते हैं? तो आप बताएंगे हल के नाम से जानते हैं। स्वरों को किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे अच के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न यहां आता है आपके सामने, ये 2 व्यंजन 2 प्रकार से लिखा गया है। कितने प्रकार से लिखा गया है मेरे दोस्त? 2 प्रकार से लिखा गया है। इन 2 प्रकारों की जब हम बात करते हैं व्यंजन के, इन जब 2 प्रकारों की हम बात करते हैं तो 2 प्रकार कौन कौन से लिखे गए हैं भाई? एक देखो, व्यंजन में अनुस्वार लगा है, एक में इया लगा है। ध्यान दीजिएगा, यहां एक जगह क्या लगा है? अनुस्वार लगा है और दूसरी जगह क्या लगा है? तो मेरे दोस्त आप बताएंगे यहां पंचमाक्षर है सर।
क्या है, पंचमाक्षर है, मतलब वर्ग का पांचवा वर्ण है। वर्ग के च वर्ग का पांचवा वर्ण च छ ज झ इया। तो भैया यहां इया लिखा गया है। अगर दोनों वर्ण इया और ज दोनों एक ही वर्ग के हैं तो हम आधे वर्ण को अनुस्वार में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आधे वर्ण को अनुस्वार में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो व्यंजन लिखा गया है और ये व्यंजन लिखा गया है, दोनों को दोनों व्यंजन आपके शुद्ध हैं। लेकिन इस व्यंजन का प्रयोग ज्यादातर किस में किया जाता है, हिंदी में। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस भाषा में किया जाता है, संस्कृत भाषा में। दूसरा प्रश्न यहाँ आता है, वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपने बता दिया है 52। अब अगर स्वरों की संख्या आपसे कोई पूछ ले तब क्या बताओगे मेरे दोस्त। स्वरों की संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तब क्या बताओगे। तो आपका आंसर होगा स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है भाई, स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। तो भैया अब 11 तो स्वर मिल गए आपको। क्या मिल गए हैं, 11 स्वर मिल गए हैं मेरे दोस्त। अब अगर 52 से हम 11 को घटा दें, हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे जल्दी से आंसर कर बताएंगे। कितने व्यंजन भाई, तो आपका आंसर होगा यहां 41 व्यंजन। कितने व्यंजन, 41 व्यंजन। स्वरों की संख्या क्या मिली, 11 मिली। व्यंजनों की संख्या कितनी मिली, 41 मिली। 41 और 11 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 52 वर्ण मिल जाता है। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, तो ये आपको 52 वर्ण मिल गए। अब दूसरा प्रश्न यहां आता है, स्वर की परिभाषा के लिए एक शब्द आप याद कर लीजिए। स्वर की परिभाषा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक शब्द याद कर लीजिए, स्वतंत्र। और व्यंजन की परिभाषा के लिए एक शब्द याद कर लीजिए, इसी का अपोजिट, परतंत्र। क्या याद करेंगे भैया, परतंत्र। इसी परतंत्र को हम और किस नाम से, अधीन या गुलाम के नाम से भी जानते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जो वर्ण दूसरों की सहायता से या स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण हल व्यंजन, व्यंजन जो होता है वो किसके अधीन होता है, ये स्वरों के अधीन होता है, स्वरों का गुलाम होता है, स्वरों की सहायता से बोला और लिखा जाता है। हम उम्मीद करेंगे आपको स्वर की भी परिभाषा स्वतंत्र से मिल गई और व्यंजन की परिभाषा परतंत्र से मिल गई। ये परिभाषा याद हो जाएगी। और रही बात लिखाने की, तो परिभाषा मैं फिर से लिखा भी दूंगा एक जगह भाई, सारी परिभाषाएं एक जगह लिखा दूंगा, ये समझ में आपको आना चाहिए। स्वर की अगर हम बात करते हैं तो स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं, स्वरों के अधीन होते हैं, स्वरों के गुलाम होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहां आता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो तेजी से कमेंट करके आंसर करो भाई हमारे बच्चे, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तेजी से आपका आंसर आना चाहिए भाई। यहां स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे दोस्त आप बताएंगे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे हर्ष स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे दूसरा हमारा दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ये 2 प्रकार के आपको स्वर मिल गए। अब यहां भी आपसे प्रश्न बनता है संख्या संबंधित, हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, हर्ष स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आप बताएंगे हर्ष स्वर आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर 11 से हम 4 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो मेरे बंधु मेरे भाई आप बताएंगे 7 मिल जाएगा। सर हमें कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 4 आपके हर्ष स्वर हैं, 7 आपके कौन से स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं। अब हर्ष स्वर की संख्या जो 4 है भैया, इसको जरा नोट कर लो आप। यहां आ है, ई है, री है,
और ऊ है। ये चार आपके कौन से स्वर हैं भाई? हर्ष स्वर है। अब अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें, आ और अ, ये दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं? तो आप बताएंगे दीर्घ आ का निर्माण करते हैं। ई और ई, ये दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे भाई? दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। ऊ और ऊ, ये दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे? दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे। आ और ई से मिलके किसका निर्माण होता है? तो आप बताएंगे ए का निर्माण होता है। आ और ए से मिलके किसका निर्माण होता है? तो आप बताएंगे अय का निर्माण होता है। आ और ऊ से किसका निर्माण होता है? तो मेरे दोस्त आप बताओगे ओ का निर्माण होता है। और आ और ओ से किसका निर्माण होता है? तो आप बताएंगे आओ का निर्माण होता है। कुछ बच्चे पहली क्लास में कह रहे थे सर साइड हो जाया करिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं साइड हो जाता हूं, आप जो स्क्रीनशॉट मारने वाले हैं वो स्क्रीनशॉट अपना मारते चलेंगे। चलो भाई, यहां आपको कितने स्वर मिल गए हैं भाई? इधर आपको 7 स्वर मिल गया है, उधर आपको कितना स्वर मिल गया है? 4 स्वर मिल गया है। 4 और 7 को जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है? 11 स्वर मिल जाते हैं। कितने स्वर मिल जाते हैं? 11 स्वर मिल जाते हैं। तो मेरे दोस्त एक चीज यहाँ पे और आपको बताना है, हर्ष स्वर को क्या किसी और नाम से जाना जाता है? तेजी से आपका आंसर आना चाहिए। हर्ष स्वर को क्या किसी और अन्य नाम से जाना जाता है? तो हाँ मेरे दोस्त, इसे और अन्य नाम से भी जाना जाता है। हर्ष स्वर को और किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त? तो आप पहला नाम यहां नोट करेंगे, एक मात्रिक स्वर। कौन सा स्वर मेरे बच्चे? एक मात्रिक स्वर। कौन सा स्वर बताएंगे इसे? एक मात्रिक स्वर। क्योंकि इनके उच्चारण में कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। मात्रा का अर्थ होता है काल। काल को हम किस नाम से जानते हैं? समय के नाम से जानते हैं। तो हर्ष स्वर को और किस नाम से जाना गया? एक मात्रिक स्वर के नाम से। इसके अतिरिक्त इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा मूल स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं भाई? मूल स्वर कहते हैं। इसे मूल स्वर क्यों कहा जाता है? इन्हीं स्वरों से बाकी सभी स्वरों का निर्माण हो रहा है मेरे दोस्त, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे इसे लघु स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं भाई? तो आप बताएंगे लघु स्वर कहते हैं। इसे लघु स्वर क्यों कहते हैं? उसके अपेक्षा ये छोटे होते हैं, इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे इसे नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं भाई? नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं। इसे नैसर्गिक स्वर क्यों कहते हैं भाई? इसको बनाने में किसी अन्य की जरूरत नहीं है भाई, इसलिए इसको क्या कहा गया है? नैसर्गिक स्वर कहा गया है। और इसे किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे इसे अक्षर स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? अक्षर स्वर भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आप इसे बताएंगे अखंडित स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं भाई? अखंडित स्वर भी कहते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ये बताओ यहाँ हर्ष स्वर के कितने नाम मिल गए? आपको कितने नाम मिल गए भाई? एक नाम आपको हर्ष स्वर मिला, दूसरा नाम एक मात्रिक, तीसरा नाम मूल स्वर, चौथा नाम लघु स्वर, पांचवा नाम नैसर्गिक स्वर, छठा नाम अक्षर स्वर और सातवां नाम अखंडित स्वर। अखंडित स्वर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके खंड नहीं हो सकते, इसलिए इसे क्या कहा गया है? अखंडित स्वर। अब यहां जरा ध्यान से देखो भाई, यहां आ लिखा गया है, इसको बोलने में एक एक मात्रा, दो को जोड़ दोगे क्या मिल जाएगा? 2 मात्राएं मिल जाएगी। इसे किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं भाई? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। उसको आपने लघु स्वर कहा है, तो लघु का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त? गुरु होता है, तो इसे आप क्या कह सकते हो? गुरु स्वर कह सकते हो। उसको आपने अखंडित स्वर कहा है, तो इसे आप क्या कह सकते हो? खंडित स्वर कह सकते हो। उसको आपने नैसर्गिक स्वर कहा है, तो इसे आप क्या कह सकते हो? कृत्रिम स्वर कह सकते हो।
भाई यहाँ पे और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसे संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा रिकॉल करो इसको, जल्दी से तेजी के साथ इसको रिकॉल करेंगे हमारे बच्चे। हमने वर्णों की संख्या कितनी बताई है? 52 बताई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन को दो तरह से लिखा जाता है, एक व्यंजन में अनुस्वार लगाया जाता है, दूसरे व्यंजन में यहिया लगाया जाता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच्। और व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल। स्वर के लिए परिभाषा के लिए हमने एक शब्द लिखा स्वतंत्र, व्यंजन की परिभाषा के लिए लिखा परतंत्र। अब दूसरा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। हर्ष स्वर 4 कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ये 4 हैं। हर्ष स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक मात्रिक स्वर के नाम से, मूल स्वर के नाम से, लघु स्वर के नाम से, नैसर्गिक स्वर के नाम से, अक्षर स्वर के नाम से, अखंडित स्वर के नाम से। दीर्घ स्वर आ और आ मिल के दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। ई और ई मिल के दीर्घ ई, उ और मिल के दीर्घ उ। आ और ई के योग से ए का निर्माण होता है, आ और ए के योग से अय का निर्माण होता है। आ और उ से ओ बनता है, आ और ओ से औ बनता है। ये आपके 7 स्वर हो गए। दीर्घ स्वर को और किस नाम से जाना गया? द्विमात्रिक। इसके उच्चारण काल में 2 मात्रा का समय लगता है। इसे गुरु स्वर कहा जाता है। लघु का अपोजिट गुरु होता है, इसे गुरु स्वर के नाम से जानते हैं। उसका खंड करते हैं हर्ष स्वर का, इसका खंड नहीं करते हैं, और हर्ष स्वर का खंड नहीं करते हैं, इसलिए इसे खंडित स्वर के नाम से। इसे बनाने में 2 वर्णों की सहायता ली जाती है, इसे कृत्रिम स्वर कहते हैं। इसे संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, हम लोग आगे बढ़े बच्चे। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारे मेरे बच्चे, हम लोग आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट डन? चलिए, अगर स्क्रीनशॉट आपका डन हो गया है तो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे स्वरों का वर्गीकरण। अगली हेडिंग आपकी होगी स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अब जब हम स्वरों की वर्गीकरण की बात करते हैं तो स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? पहला प्रकार यहां लिखिएगा, नंबर 1 नोट करिएगा। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर। दूसरा कौन सा है? तो आप बताएंगे मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर। तीसरे की हम बात करते हैं, तीसरा कौन सा है? तो आप बताएंगे मुखाकृति के आधार पर स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर। अगर हम चौथे की बात करते हैं तो आप बताएंगे जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर। जिह्वा के भाग के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर। पांचवें की हम बात करते हैं, पांचवा है आपका ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। छठे की अगर हम बात करते हैं, छठा है आपके कौवे की स्थिति
के आधार पर स्वर, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर। अगर हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं तो स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो मेरे बच्चों आप याद रखिएगा 6 प्रकार से होता है। पहले नंबर पे लिखा गया है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर, दूसरे नंबर पे लिखा गया है मात्रा के आधार पर स्वर, तीसरे नंबर पे लिखा गया है मुखाकृति के आधार पर स्वर, और चौथे नंबर पे लिखा गया है जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर, पांचवें नंबर पे लिखा गया है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, छठे नंबर पे लिखा गया है कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर। यहाँ पे जरा ध्यान से देख लेना मेरे दोस्त, यहाँ ये 3 समान स्वरों से निर्मित हैं और नीचे के लास्ट 4 आपके असमान स्वरों से निर्मित हैं। जो समान स्वरों से निर्मित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। और जो असमान स्वरों से निर्मित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विजातीय स्वर कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। तो अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। यहाँ देखो स्वरों का वर्गीकरण हमने किस प्रकार से किया है? 6 प्रकार से किया है। तो अब इन 6 प्रकारों में पहला प्रकार हम लोग कौन लेके चलेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 4 नंबर को उठाएंगे। कितने नंबर को भाई? 4 नंबर को उठाते हैं। ये क्या लिखा गया है? जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जिह्वा के भाग के आधार पे आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तेजी से कमेंट करके बताएंगे हमारे दोस्त, जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहां आपको जिह्वा दिख रही होगी, अच्छे से दिख रही है मेरे दोस्त? ये जिह्वा आपको दिख रही है ना? इसी के आधार पे आपको स्वर देखना है भैया। तो किसके आधार पर? जिह्वा की भाग के आधार पर जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर। अब भाई जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न यहाँ ये आता है, जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ जो सतह आपको दिख रही है वो रंगीन रंगीन सतहें दिख रही हैं भैया। यहाँ पे देखो एक भाग यहाँ से यहाँ तक है, ये स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। एक भाग कहाँ से कहाँ तक भैया? ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। और एक भाग यहाँ पे इधर दिख रहा है, इसी तरह का इधर भी दिख रहा है। एक भाग यहाँ से देखो यहाँ तक ए इधर दिख रहा है, और यहाँ से ए इधर दिख रहा है, और एक भाग इसमें इधर दिख रहा है। तो यहाँ टोटल अगर हम भाग की बात करते हैं तो आपके कितने भाग मिल गए? एक भाग ए मिल गया है, दूसरा भाग ए मिल गया है, तीसरा भाग ए मिल गया है, और चौथा भाग ए मिल गया है। ये तो साइंस की भाषा में है। किस भाषा में है? साइंस की भाषा में है। साइंस वाले सर आपको बताएंगे जिह्वा कितने भागों में बटी होती है। यहाँ तीखा, नमकीन, मीठा, नमकीन और खट्टा की बात की गई है। किसी भाग से तीखा, किसी भाग से मीठा, किसी भाग से खट्टा लगता है। लेकिन हमारा जो आशय है यहाँ भैया देखो, एक भाग ये दिखेगा और दूसरा भाग क्या दिखेगा? ये पीछे वाला। तो यहाँ देखो एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गया। जिह्वा के भाग के आधार पे अगर हम स्वर की बात करते हैं तो जिह्वा के भाग के आधार पे आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं स्वर के? तो आप बताएंगे। एक को हम कहते हैं अग्रस्वर। कौन सा स्वर कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। दूसरे को हम कौन सा स्वर कहते हैं? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे मध्य स्वर। कौन सा स्वर मेरे बच्चों? मध्य स्वर। और तीसरे भाग को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा पश्च स्वर। अब देख लो भैया, 1 नंबर पे हमने क्या लिखा है? आपका 1 नंबर सफेद कलर से जो लिखा गया है भैया, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे आप बताएंगे, इसे अग्र स्वर कहा जाता है। और दूसरा भाग जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और ये पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पश्च स्वर कहते हैं। और इस पीछे वाले भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? इस आगे वाले भाग से स्वर कौन कौन से बोले जाते हैं? और ये बीच के भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? ये आपको याद रखना है मेरे दोस्त। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं इस समय।
हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं अग्र स्वर से, मध्य स्वर से और पश्च स्वर से। जिह्वा के भाग के आधार पे आपको स्वर के 3 भेद मिल गए हैं भाई, अग्र स्वर मिला है, मध्य स्वर मिला है और पश्च स्वर मिला है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अग्र स्वर से क्या क्या बोला जाता है, मध्य स्वर से क्या क्या बोला जाता है और पश्च स्वर से क्या क्या बोला जाता है, इसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमारे बच्चे बनाएंगे अग्र स्वर। क्या बनाएंगे भाई? सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी अग्र स्वर। अग्र स्वर, इसकी परिभाषा नोट करें, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग कोष्टक में आगे का भाग, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं, उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे 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 में कौन कौन से स्वर आते हैं मेरे दोस्त, तो आप याद रखिएगा, आपका ई है, दीर्घ ई है, ए है और अय है। कितने स्वर आते हैं? अग्र स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, ई है, दीर्घ ई है, ए है और अय है। दूसरे नंबर की हेडिंग हमारे बच्चे बनाएंगे मध्य स्वर। कौन सा स्वर? मध्य स्वर। मध्य स्वर। अब मध्य स्वर की परिभाषा नोट कर लीजिए भैया, जिन स्वरों का, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा समान अवस्था में रहती है, जिह्वा समान अवस्था, समान अवस्था से आशय है ना आगे का भाग उठेगा ना पीछे का भाग उठेगा, एकदम फ्लैट रहेगी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा समान अवस्था में रहती है, समान अवस्था में रहती है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे पश्च स्वर। जैसे यहां नोट कर लीजिएगा, जैसे में केवल एक वर्ण आता है आपका अ। अगली हेडिंग आपकी होगी पश्च स्वर। पश्च से आशय है पीछे का भाग भाई। कौन सा भाग मेरे दोस्त? पश्च से आशय है आपका पीछे का भाग। पीछे के भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? तो भैया अब जो बच्चे हैं आपके वो किससे बोले जाएंगे? पीछे के भाग से बोले जाएंगे। पश्च स्वर की परिभाषा लिखो भाई, जिन स्वरों का, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय जिह्वा का पश्च भाग,
जिह्वा जिसे जीभ कहते हो भाई, जिह्वा का पश्च भाग, जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं, उसे पश्च स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं भैया? पश्च स्वर कहते हैं। अब पश्च स्वर की जब हम बात करते हैं तो जैसे में कौन कौन से स्वर होंगे मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा यहां उ, ओ, औ और आ। अब यहाँ पे किस स्वर का वर्गीकरण नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा भाई री का वर्गीकरण नहीं किया गया है। किसका वर्गीकरण नहीं किया गया है मेरे दोस्त? री का वर्गीकरण नहीं किया गया है। अब जो जिह्वा आपने देखा था, उस जिह्वा से जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते हो भैया। अग्रभाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से कौन कौन से स्वर बोले जा रहे हैं, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर सॉल्व हो जाएंगे तो डन लिखो, जल्दी से डन लिखो भाई, जल्दी से। यहां देख लो भैया, ए जो पश्च भाग है, पश्च भाग से आपका कौन कौन सा स्वर बोला जा रहा है, तो यहाँ देख लो भैया पश्च भाग से आपके जो स्वर बोले जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा उ होगा, ओ होगा, औ होगा, और कौन सा स्वर होगा, तो आप बताएंगे आ होगा। इसके बाद मध्य स्वर, मध्य भाग से कौन सा स्वर बोला जा रहा है आपका? केवल एवं ह्रस्वर। अग्र भाग से कौन कौन से स्वर बोले जा रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ई बोला जा रहा है, ए बोला जा रहा है, और कौन सा वर्ण बोला जा रहा है? आय बोला जा रहा है। तो मेरे दोस्त ये तो रहे आपके किसके आधार पर स्वर? जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर। अग्र स्वर में यहाँ भैया आपने लिख ले मध्य स्वर में और पश्च स्वर में। सारी जगह हम इसलिए लिख दे रहा हूं, जब आपकी निगाह जहां पे भी पड़ेगी आप आसानी से इसको पूरा कर लोगे। अग्र स्वर में आपके कौन कौन से वर्ण मिल गए भाई? ई मिल गया है, और ए और अय मिल गया है। और मध्य में क्या मिल गया आपका? आ मिल गया। पश्चिम में क्या मिल गया? उ मिल गया, ओ औ मिल गया है मेरे दोस्त, और क्या मिल गया है आपको? आ मिल गया है। इसके अतिरिक्त एक स्वर और आपका बोला जाता है जिसे हम आगत आ कहते हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। इनके आधार पर किसका वर्गीकरण नहीं होता? तो री का वर्गीकरण नहीं होता। किसका वर्गीकरण नहीं होता? तो आप बताएंगे री स्वर का वर्गीकरण जिह्वा के भाग के आधार पर नहीं किया जाता है। तो मेरे दोस्त हम उम्मीद करेंगे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। और हमारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आपके उम्मीद के मुताबिक आपको सारी चीजें मिल रही हैं मेरे दोस्त। अगर मिल रही हैं तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप लोग। आपकी ये फ्री बैच की जो क्लास है, पेड बैच से भी बेहतर क्लास आपको देने का प्रयास किया जाएगा। आप एक कहीं अंतर करने का प्रयास करेंगे कि नहीं हमें पेड में ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, फ्री में नहीं पढ़ाया जाता, तो ये हो नहीं सकता है मेरे बच्चों। तो यहाँ ध्यान पूर्वक आप इसका स्क्रीनशॉट मारेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ परिभाषा लिखे थे, इस परिभाषा को देख लेंगे। तो ये तो रहा आपके जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर। किसके आधार पर स्वर है भाई? तो जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसमें किसका वर्गीकरण नहीं होता है? तो री का वर्गीकरण नहीं होता है, याद रखिएगा। इसके स्थान पे एक एक्स्ट्रा वर्ण कौन सा जुड़ता है? तो आप बताएंगे यहाँ आगत आ जुड़ता है।
क्या जुड़ता है मेरे दोस्त, आगत आ जुड़ता है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आप बताएंगे अंग्रेजी भाषा के शब्दों में। किस भाषा के शब्दों में, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में। आगे इसका प्रयोग हम आपको दिखाएंगे कहाँ कैसे किया गया है, तो किसका इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगली जो हम लोगों की हेडिंग होगी वो हेडिंग कौन सी होगी, तो याद रखिएगा अगली हेडिंग आपकी होगी ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। किसके आधार पर स्वर की बात की गई है भाई, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। जैसा कि आपको ओष्ठ की आकृति बोर्ड पे अच्छे से दिख रही होगी, इस ओष्ठ के आधार पे जो स्वर होते हैं उसका अब हम लोग उस पे चर्चा करने चल रहे हैं भैया। तो यहाँ देखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। तो इससे पहले ओष्ठाकृति शब्द को दो भाग में हम तोड़ देंगे। एक शब्द आपको क्या मिल जाएगा, ओष्ठ मिल जाएगा। दूसरा शब्द आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा दूसरा शब्द आपको आकृति मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आकृति मिल रहा है। आकृति का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे आकार। क्या होता है मेरे दोस्त, आकार। इस आकार को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा बनावट। आपके ओष्ठ का आकार कैसे हो रहा है या आपके ओष्ठ की बनावट कैसे हो रही है, इसके आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे ओष्ठाकृति के आधार पे आपके स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, तो आप बताएंगे ओष्ठाकृति के आधार पे आपके स्वर दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से स्वर होते हैं, इसको कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।